राम राम सा। हम एक इतिहास को लेकर एक सीरीज चला रहे थे जिसके अंतर्गत जो है हमने एक टॉपिक जो था फर्स्ट जो टॉपिक था वो कंप्लीट जो है वो कल कर लिया था कि नैतिकता और नीतिशास्त्र क्या होता है और उसका मानवीय जो से संबंध क्या है। आज हम जो है उसी टॉपिक जो फर्स्ट है उसका सेकंड पार्ट जो कंप्लीट करने की जो कोशिश करेंगे। और वो सेकंड पार्ट क्या है, वो सेकंड पार्ट है आपके नीतिशास्त्र के आयाम। तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे नीतिशास्त्र के क्या क्या आयाम हैं, क्योंकि नीतिशास्त्र जो सब्जेक्ट है वो कोई एक आयामी तो है नहीं, इसके कई सारे आयाम हैं। तो यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नीतिशास्त्र के आखिर वो क्या क्या आयाम हैं जिसके आधार पर जो है पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट जो है वो बनता है। तो अगर आप सबसे पहला आयाम देखोगे तो वो पहला आयाम है आपके नॉर्मेटिव इथिक्स। तो नॉर्मेटिव इथिक्स को क्या कहा गया है हिंदी में, वर्णात्मक नीतिशास्त्र। एक सबसे पहले आप जो है नाम देखें, बाद में एक एक करके समझेंगे कि इनका मतलब क्या है। दूसरा है आपके मेटा इथिक्स यानी कि अधि नीतिशास्त्र। और तीसरा है यहाँ पर अप्लाइड इथिक्स यानी कि व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त इथिक्स या नीतिशास्त्र। और एक चीज़ आप शुरू में समझ रहे हैं, ये जो टॉपिक है यूपीएससी में इससे संबंधित जो है सवाल जो है बहुत कम पूछे जाते हैं डायरेक्ट कि नीतिशास्त्र के आयाम लिखिए, लेकिन इसके अंतर्गत जो कीवर्ड जो आएंगे ना वो आपके जो है एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आंसर राइटिंग में और थोड़ा सा वैल्यू ऐड करने में। लेकिन ये वाले कीवर्ड जो है वो यहाँ पर आपके जो है पूरे पूरे आंसर राइटिंग में भी यूज़ नहीं होने वाले हैं। आगे जो कुछ कीवर्ड आएंगे वो जो है वो यूज होंगे। अब हम एक एक करके समझते हैं कि नॉर्मेटिव इथिक्स क्या होती है, मेटा इथिक्स क्या होती है और अप्लाइड इथिक्स क्या होती है। तो आप स्क्रीन पर अगर देख रहे होंगे तो नॉर्मेटिव इथिक्स का क्या मतलब है। सबसे पहले आप इसका शब्द के भी टुकड़े करोगे तो ये क्या नॉर्म। तो नॉर्म क्या होता है, कहते हैं भी हमारे यहाँ के नॉर्म ये है, यानी कि हमारे यहाँ के जो नियम है कानून कायदे ये वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका मतलब क्या कि आदर्श सिद्धांतों वे मानकों के निर्माण से ये संबंधित है। ये जो इथिक्स है नॉर्मेटिव इथिक्स कि एक पर्टिकुलर की नियम क्या बने हुए प्लस क्या सिद्धांत है उनके मानकों के निर्माण से संबंधित जो इथिक्स है उसी को कहा गया नॉर्मेटिव इथिक्स। दूसरा क्या है इसमें कि क्या क्या जाना चाहिए कि जो सीख दें या जो निर्देश दें उसका मतलब क्या नॉर्मेटिव इथिक्स, यानी कि नॉर्मेटिव इथिक्स आपको सिद्धांतों के बारे में बताएगी और मानकों के बारे में बताएगी। बस इतना आपको जो है वो ध्यान रखना है। और कहीं पर भी अभी तक ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा गया है कि नॉर्मेटिव इथिक्स क्या होती है। बस आपको जो है सैद्धांतिक स्तर पर इस चीज़ को समझ लेना है ताकि मन में एक डर खत्म हो जाएगी इस टॉपिक को किया था या नहीं किया था। बाकी मैंने खुद भी जो एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान इसको ना के बराबर पढ़ा है। अब नॉर्मेटिव इथिक्स से इसके भी जो है 3 पार्ट दिखते हैं या 3 वर्ग दिखते हैं। यहाँ पर चीज़ें अब इंपॉर्टेंट आएगी, इनको आप जो है ठीक से समझ लेना। यहाँ पर स्पेशल चीज़ें हैं जिनके कीवर्ड जो है आप एग्जाम में जो यूज कर सकते हैं। जैसे पहला जो है वो है परिणाम निरपेक्षवादी। ये कीवर्ड जो आप सब जगह यूज कर सकते हैं। और परिणाम निरपेक्षवादी का क्या मतलब है, वो नीति शास्त्र जहाँ पर परिणाम की बिना परवाह किए जो है वो कार्य किए जाते हैं, यानी कि परिणाम चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो इस चीज़ से नीति शास्त्र सही है या फिर गलत है वो चीज़ें जो है डिसाइड नहीं होगी। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसका परिणाम पूरी तरीके से खराब आ गया, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को हम अनैतिक नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर किस अप्रोच को अपनाया जा रहा है, परिणाम निरपेक्षवादी को। ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि परिणामों की चिंता किए बिना जब आप कार्य कर रहे हैं तो वो क्या नीति शास्त्र है, वो है परिणाम निरपेक्षवादी नीति शास्त्र कि परिणाम से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल आते हैं और पहला एग्जाम्पल क्या है, कांट का है। जो आगे आप जो है एक टॉपिक आएगा जहाँ पर कई सारे जो फिलोसोफर्स हैं भारत के भी और वेस्टर्न भी, उनको जब पढ़ोगे तो वहाँ पर विस्तृत रूप में ये सारी जो है सिद्धांत वापस आएंगे, इनका क्या मतलब है और क्या नहीं है। यहाँ पर बस आप एग्जाम्पल में रेफरेंस के रूप में इन चीज़ों को देख लीजिए। जैसे कांट ने सिद्धांत दिया था कर्तव्य, कर्तव्य के लिए सिद्धांत। उन्होंने कहा था कि आप कर्तव्य को जो है कर्तव्य की निष्ठा के नजरिए से कीजिए, क्या परिणाम आएगा उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। इसलिए वो किसके पार्ट बन गए, परिणाम निरपेक्षवादी के। ऐसे गीता है तो गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, निष्काम कर्म सिद्धांत का जो है जिक्र करते हैं कि भाई आप कर्म करते जाएं फल की इच्छा ना करें। यानी कि आप अगर कर्म लगातार कर रहे हैं फल चाहे कैसा भी मिल जाए, मान लीजिए जो फल है वो आपको बुरा भी मिल गया तो आप उसमें अनैतिक साबित नहीं होंगे। ये ध्यान रखें आप। ये गीता का सिद्धांत जो है आप इसको भी जो है वहाँ पर दे सकते हैं। और ये जो कीवर्ड है परिणाम निरपेक्षवादी, इसको आप जो है कई सारी जो केस स्टडी आएगी, क्योंकि केस स्टडी इसका पार्ट है, वहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको केस स्टडी जो होगी उसमें ये कहा जाएगा कि आप प्रशासक के रूप में जो है ये डिसीजन कैसे लेंगे, तो आप कह सकते हैं कि मैं परिणाम निरपेक्षवादी जो अप्रोच है उसके माध्यम से डिसीजन लूंगा। जब ऐसे सब यूज किए जाते हैं तो एक आंसर में जो एक मजबूती आती है। अब दूसरा पार्ट इसी का क्या है, दूसरा है कि परिणाम सापेक्षवादी। और ये किसका पार्ट है आप ध्यान रखना है, ये आपके नॉर्मेटिव जो इथिक्स है ना, जो आदर्श और सिद्धांतों की बात करेगी इथिक्स उसी का है। तो परिणाम सापेक्षवादी क्या है, नाम से पता चल रहा है कि परिणाम के सापेक्ष जो चीज़ें जो है वो तय होंगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि नैतिक या अनैतिक का निर्णय जो परिणामों से तय होता है कि भाई आपने कैसा भी सोच के काम किया हो, आपने ये आपका इंट्यूशन ये रहा हो कि मैं अच्छा जो है वो काम करूंगा, लेकिन अगर परिणाम उसके खराब निकल गए हैं तो आप जो है अनैतिकता के जो है वो दायरे में आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, कई सारे इसमें एग्जाम्पल है। जैसे कि एक स्वार्थवाद का जो सिद्धांत है वो इसमें आता है।
है ना। तो उन्होंने तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई सबका जो सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या हित होता है उसी के अनुसार जो है काम करना चाहिए, अपने स्वार्थ के अनुसार, यानी कि परिणाम को देखकर जो काम करना चाहिए। तो ये कौन कह रहा है, स्वार्थवादी, कि उसी काम को करो जहां पर हमारा स्वार्थ जो है सिद्ध रहा है। यानी कि स्वार्थवाद क्या देख रहा है, परिणाम देख रहा है। अगर परिणाम नहीं देखता तो वो स्वार्थवादी होता थोड़ी। ऐसे ही सुखवाद है, सुखवाद क्या कहेगा, सुखवाद भी सेम चीज कहेगा कि उसी काम को करो जहां पर अधिक से अधिक जो सुख मिल पाए, यानी कि ये भी क्या देख रहा है, परिणाम देख रहा है। और ऐसे ही उपयोगितावादी सिद्धांत है, उपयोगितावादी सिद्धांत क्या कह रहा है कि उसी काम को करो जहां पर अधिकतम लोगों को अधिकतम जो सुख मिले या अधिकतम लोगों का भला हो। तो ये भी जो इसी का पार्ट है। अब ये सारे सारे कीवर्ड जो है आप एग्जाम में जरूर यूज करेंगे, उपयोगितावादी सिद्धांत क्या होता है और क्या नहीं होता है। बाकी आगे जो है डिटेल में आएगा कि उपयोगितावाद क्या होता है और क्या नहीं होता है। यहाँ पर बस आप इतना याद रख लें, उपयोगितावाद का मतलब है जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करें। अब अगले पार्ट पर आप आइए कि अगला पार्ट क्या है। तो इसमें जो है इसके बाद में आती है अपने जो सद्गुण इथिक्स है उसकी जो है वो हम बात करते हैं, जो कि इसी का पार्ट है। तो जो सद्गुण इथिक्स है उसमें क्या होता है, नाम से पता लग रहा है सद्गुण यानी कि गुण से भी जो जब ऊपर की बात होती है वर्च्यू इथिक्स से जो है वो कहा गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होगी उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि सिद्धांतों या नियमों, है ना, सिद्धांतों नियमों या परिणामों की अपेक्षा जो है सद्गुणों पर जो ज़्यादा फोकस है, कि यहाँ पर नहीं तो सिद्धांतों पर फोकस रहेगा और नहीं जो उनके जो परिणाम उन पर फोकस रहेगा, बल्कि किस पे फोकस रहेगा, सद्गुणों पर फोकस रहेगा। यानी कि जो आपके आंतरिक गुण है उन पर ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस जो दी जाएगी इस इथिक्स में। तो जैसे कि इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि जो अपने ये थे प्लेटो जो थे उन्होंने किस पर फोकस दिया था, किस सद्गुण पर दिया था फोकस, न्याय पर। तो आप यहाँ पर इसकी उनकी जो है वो बात कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अरस्तु, अरस्तु ने जो है वो गोल्डन मीन की बात की थी। उन्होंने गोल्डन मीन का मतलब क्या, मध्यम मार्ग है, यानी कि आप एक्सट्रीम जो चीज़ें हैं उनसे हटकर जो है मध्यम मार्ग को अपनाएं, वो सबसे क्या बेस्ट है। तो ये जो है तीन पार्ट जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं। बाकी ये सारे के सारे जो तीनों पार्ट हैं वो आगे आएंगे, है ना। ये जितने भी विचारक रहे हैं, कांट है या गीता का दर्शन है या स्वार्थवाद है, सुखवाद है, उपयोगितावाद है, अरस्तु है, प्लेटो है, सब के सब आगे आएंगे। तो आप एक एक करके जो वहाँ पर आगे जो है समझ सकते हैं। बाकी नॉर्मेटिव इथिक्स जो है यहाँ पर आपके जो है वो खत्म होती है। और एक बार फिर बताऊँ कि नॉर्मेटिव इथिक्स क्या होती है, कि जहाँ पर जो आदर्श सिद्धांत होते हैं या जो मानक होते हैं उनसे संबंधित जो बातें होती है उसी को जो है नॉर्मेटिव इथिक्स कहा जाता है। बाकी यूपीएससी कभी ये शायद नहीं पूछेगी कि नॉर्मेटिव इथिक्स क्या होती है, उसको समझाइए। ये सवाल जो है शायद पीसीएस लेवल जो एग्जाम होते हैं वहाँ पर आ सकते हैं, यूपीएससी में अप्लाइड सवाल ही आते हैं। अब मेटा इथिक्स, इसके बारे में भी कभी सवाल नहीं पूछा गया कि मेटा इथिक्स क्या होता है। तो आप टेंशन ना लें, समझ में आए तो समझ लें, नहीं तो जो है कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसमें है अधिनीति शास्त्र, इसको हिंदी में कहा गया है अधिनीति शास्त्र, है ना, ये ध्यान रखें। तो इसका क्या मतलब है कि नीति शास्त्र से जुड़े पारिभाषिक शब्दों एवं मान्यताओं के वास्तविक अभिप्राय को समझने की जो इसमें बात की जाती है, कि नीति शास्त्र से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं और जो मान्यताएं हैं, है ना, उनका वास्तविक अभिप्राय क्या है उसको लेकर जब बात की जाती है उसे क्या कहा गया, मेटा इथिक्स क्या कहा गया है। और इसमें क्या कि नीति शास्त्र के अंतर्गत बने आदर्शों व नियमों की जो वैधता की जांच की जाती है ना, दूसरा पार्ट इसका दूसरा पॉइंट है कि इसमें जो भी आदर्श बने, जो भी नियम बने हैं उनकी वैधता की जांच की जाएगी। नॉर्मेटिव इथिक्स क्या कर रहा था, वो जो आदर्श और नियम है उनकी बात कर रहा था। वहाँ पर जो नियम आदर्श बन गए उनकी वैधता की जाँच यहाँ पर होगी, ये ध्यान रखें आप, वैधता की जांच यहाँ पर होगी, वहाँ पर मानक बन गए। यहाँ पर अब मेटा इथिक्स क्या करेगा, उनकी जांच करेगा कि भाई ये कितने सही हैं और कितने गलत हैं। अब जैसे इस आगे क्या है कि मानव से स्वतंत्र जो नैतिकता का अस्तित्व है या नहीं है, इसकी भी ये जांच करता है। ये भी आप ध्यान रखें कि मानव से स्वतंत्र नैतिकता है या नहीं, उसकी जांच करता है। प्लस जो आपके आदर्श और सिद्धांत है उनकी वैधता की जांच करता है। प्लस जो पारिभाषिक शब्दावली है नीति शास्त्र को लेकर जो मान्यताएं हैं उनके वास्तविक जो अभिप्राय क्या है उसकी भी जो है वो जांच करता है। इसी क्या कहा गया, मेटा इथिक्स। मुझे पता है कि समझने में दिक्कत हो सकती है, नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल नहीं पूछा जाएगा ये। हाँ, आरएस के जो बच्चे हैं या फिर पीसीएस के हैं वो थोड़ा बहुत इस पर ध्यान रख लें, बाकी वहाँ पर भी कोई रेयर चांस है कि ऐसा सवाल आए। अब तीसरा है वो है कि अप्लाइड इथिक्स क्या है, या फिर इसको, है ना, आप हिंदी में कह सकते हैं व्यवहारिक नीति शास्त्र या अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र। तो अप्लाइड इथिक्स क्या है, इसे तो ये है कि नैतिक सिद्धांतों को मानव जीवन से जब जोड़कर देखना शुरू कर देते ना, अभी तक सारे ऊपर चीज़ें क्या पढ़ रहे थे, थ्योरी के स्तर पर देख रहे थे, तो वहाँ पर नॉर्मेटिव इथिक्स सही और वहाँ पर जो आपका मेटा इथिक्स सही। अब जब इन नैतिक सिद्धांतों को मानव जीवन से हम जोड़ कर देखेंगे, उनसे संबंधित करके देखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अप्लाइड इथिक्स, कि भाई जो सिद्धांत है उनको हमने अप्लाई कर दिया किससे, मानव जीवन से, तो वहाँ पर आ जाएगी अपने अप्लाइड इथिक्स। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसमें, जो एग्जाम्पल हो सकता है चिकित्सा नीति शास्त्र। चिकित्सा नीति शास्त्र हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा है या नहीं है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, मेडिकल इथिक्स। कि भाई मेडिकल इथिक्स में कई सारी चीज़ें होती है कि जो यूथेनेसिया है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यूथेनेसिया का मतलब होता है किसी को जो है किसी के मरने में उसकी सहायता करना,
है ना, वो होता है यूथनेसिया की भी बहुत ज़्यादा जो है इतनी पीड़ा तेज है कि व्यक्ति जो जीवित ही नहीं रह पाएगा, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए मारने के लिए। तो वहाँ पर ये हमारे दिन प्रतिदिन का हिस्सा है। प्लस जो है आपके आपके ये पर्यावरणीय जो नीति शास्त्र है वो भी जो है इसका पार्ट हो जाता है। और ऐसे ही राजनीतिक जो नीति शास्त्र हमारे दिन प्रतिदिन में काम आती है, इसीलिए इसे हम क्या क्या कहते हैं, अप्लाइड इथिक्स जो है वो नाम दे दिया। बाकी कोई नहीं पूछेगा, शायद ही पूछे ऐसा सवाल कि अप्लाइड इथिक्स क्या होती है, लेकिन बस समझने को समझ लेना है कि आयाम ये होते हैं। मान लीजिए यानी कि बुले भट्ट के एक बार तो सवाल आ सकता है ना ऐसा कि भाई नीति शास्त्र के क्या आयाम होते हैं, और शायद एक बार पूछा भी गया ऐसा। तो यहाँ पर आयाम आप 3 जरूर याद रख लें, यहाँ पर आपको जो है चूकना नहीं है। अगर याद करने में दिक्कत भी हो तो भी याद कर लें। अब दृष्टि है इसकी भी, अगर बुक देखोगे उसमें आपको कुछ अलग चीज़ें मिलेगी, है ना। वैल्यू एडिशन के रूप में देखो कि उन्होंने चौथा आयाम भी बताया कि नीति शास्त्र का। ऊपर के हमने 3 पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे? पहला पढ़ा था नॉर्मेटिव इथिक्स, दूसरा क्या पढ़ा था? मेटा इथिक्स, और तीसरा भी हमने क्या पढ़ा है? अप्लाइड इथिक्स। अब चौथा जो यहाँ पर है, उन्होंने लिखा था कि आधुनिक विचारधाराओं के आधार पर नीति शास्त्र कौन कौन से हो सकते हैं वो आप समझे। तो इसमें मार्क्सवादी जो इथिक्स है, लैंगिक इथिक्स है और श्वेत जो इथिक्स है, ये 3 नाम भी दिए जाते हैं। बाकी यहाँ पर ये चीज़ें खत्म नहीं होती है, खूब सारी जो चीज़ें हो सकती है। मार्क्सवादी क्या होता है आपने GS1 GS2 GS3 में पढ़े होगा। लैंगिक क्या होती है, जहाँ पर महिलाओं के अधिकारों की बात हो, LGBT की बात हो। श्वेत में जो है आपको पता है कि जहाँ पर जो है जिनका रंग जो है वो श्याम है, उनके लोगों की जब बात होगी अधिकारों की, तो वहाँ पर वो सब चीज़ें आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है नीति शास्त्र के जो आयाम है वो टॉपिक पूरा होता है। आप इनके जो प्रकार हैं वो जरूर थोड़े बहुत याद रखें, ताकि अगर सवाल भले भटके जो आ जाएं तो आप जो है भूले भटके आ जाएं तो आप वहाँ पर जो एक अच्छा आंसर जो है वो लिख पाएँ। बाकी मेरी तरफ से राम राम सा।